हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 11 से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके ऊपर का आज का हमारा डिस्कशन है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी सहायता से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला तक कैसे पहुंचेंगे, और फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो मेन डिफरेंसेस हैं वो क्या है। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ बढ़ने से पहले दो फार्मूलाज जो पीछे के सेक्शंस में आपने पढ़ रखा है उनको रिमाइंड कर लेंगे एक बार हम लोग, और फिर हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। हमारा जो पिछला फॉर्मूला है उसमें पहला फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ मोल का। आपको पीछे बताया गया है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर को मेजर करने के लिए हम जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं उसे हम मोल कहते हैं। इसका यूनिट भी हम मोल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल को जब हमने मोल कॉन्सेप्ट में डिस्कशन में लिया था तो वहां नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया गया था। फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। जो हमारा वेट बाय मॉलिक्यूलर मास है उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम W बाई एम से, यानी N इज इक्वल टू होगा W बाई एम। दूसरा एक जो हमारा एवोगाद्रो लॉ से या एवोगाद्रो हाइपोथेसिस से निकल करके सामने आया था रिजल्ट, वो था हमारा वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में रिलेशन। पीछे आपको पढ़ाया गया है कि मॉलिक्यूलर मास किसी भी गैसीय सब्सटेंस का 2 इंटू वेपर डेंसिटी के इक्वल होता है। यानी अगर किसी सब्सटेंस का हमको वेपर डेंसिटी दिया गया है तो हम उस वेपर डेंसिटी का डबल करके हम उस सब्सटेंस का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों फार्मूलाज का यूज हमारे एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के आज के डिस्कशन में यूज होगा, इसीलिए हमने इसे पहले रिमाइंड किया। आज हम अब स्टार्ट करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला से। हम जानने की कोशिश करेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है। एक एग्जांपल लिखते हैं और उस एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल है हमारा C6H12O6। नाम है इस कंपाउंड का ग्लूकोज। इस ग्लूकोज में अगर हम देखें तो हम पढ़ेंगे इसे कि कार्बन का 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम हैं। यानी कार्बन के 6, 12, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 एटम मिलकर के ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसलिए ये जो फॉर्मूला दिया गया है ये फॉर्मूला इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाएगा। यानी किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब होता है कि उसके अंदर कौन कौन से एटम्स हैं और साथ ही साथ उनकी संख्या कितनी कितनी है। जैसे ग्लूकोज में ही अगर हम देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और साथ ही साथ इनकी संख्या हमारी 6 है, 12 है और 6 है रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम है। इस फॉर्मूले को जो सामने आपके लिखा गया है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने एटम्स हैं और कौन कौन से एटम्स हैं, इसको हम कहेंगे उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब होगा वो फार्मूला जो किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में एटम्स के टाइप और उनकी संख्या को रिप्रेजेंट करे, वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। फिर से, किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में टाइप ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ पर्टिकुलर एटम को रिप्रेजेंट करने वाले फॉर्मूले को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। तब एम्पिरिकल क्या होगा? तो अगर हम इस
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या को देखें तो कार्बन की संख्या है 6, हाइड्रोजन का 12 और ऑक्सीजन का है 6। अगर हम कोई एक नंबर ले लें और उस नंबर से इन तीनों को हम सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास एक नया इक्वेशन, एक नया फॉर्मूला बन के आ सकता है CH2O। ये CH2O हमें तब मिलेगा जब हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या को 6 से डिवाइड करके सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा बन जाएगा कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो ये जो आपके सामने CH2O लिख करके आया है ये भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये इस ग्लूकोज का इंपीरिकल फॉर्मूला है। दैट मीन्स कि किसी भी मॉलिक्यूल का इंपीरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है कि उसमें कौन कौन से एटम हैं और उनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या है। दैट मीन्स कि किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स और उनके सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम इंपीरिकल फॉर्मूला कहेंगे, जबकि किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स और उनकी संख्या को रिप्रेजेंट करने को हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर वेरीफाई करते हैं इसको एक बार और, इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को। अगर हम ले लें C12H22O11, ये सुक्रोज का फॉर्मूला है। अब अगर इसको हम देखें तो ये इस एक मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। दैट मीन्स कि ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन इसमें मौजूद जो एटम्स की संख्या है ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी इससे अधिक इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो C12H22O11 इस मॉलिक्यूल का इंपीरिकल फॉर्मूला भी होगा। पिछले वाले में हमारा इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों अलग था, लेकिन यहां चूंकि सिंपलेस्ट रेशियो ही वही है इसलिए इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर दोनों फॉर्मूला सेम होगा। तो ध्यान रखना है हमें कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से एटम हैं और कितने कितने एटम हैं, ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, जबकि कौन कौन से एटम है और उनका सिंपलेस्ट रेशियो कितना है, अगर ये रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए और फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारा मॉलिक्यूल है, मान लीजिए हमने लिख लिया C4H10, ये हमारा ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसमें कार्बन एटम की संख्या है 4, हाइड्रोजन एटम की संख्या है 10। अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो हम इसे लिख सकते हैं C2H5। ये C2H5 अपने सिंपलेस्ट रेशियो में मौजूद है, इसलिए ये इसका इंपीरिकल फॉर्मूला कहलाएगा, जबकि ऊपर लिखा गया जो C4H10 है ये इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाएगा। तो कुल मिलाकर के किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद एटम्स और उनकी संख्या रिप्रेजेंट की जाए तो ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाएगा, जबकि किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स और उनके सिंपलेस्ट रेशियो को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर उसे हम उसका इंपीरिकल फॉर्मूला कहेंगे। ध्यान रखेंगे इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों सेम हो सकता है। कब? जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में मौजूद एटम्स की संख्या अपने सिंपलेस्ट रेशियो में ही पहले से मौजूद हो तो फिर वही उसका इंपीरिकल फॉर्मूला भी रिप्रेजेंट करेगा। तो सवाल यह उठता है कि हम ये इंपीरिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैलकुलेट कैसे करेंगे। आइए देखते हैं इसे कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। इंपीरिकल फॉर्मूला की सहायता से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे हम इंपीरिकल फॉर्मूला की। आइए एक सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट gave the following percentage composition. कंपोजिशन क्या है? तो कंपोजिशन है सोडियम, इसका परसेंटेज है हमारा 29.11%। इसके बाद है हमारा सल्फर, सल्फर का परसेंटेज है हमारा 40.51%।
इसके बाद है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परसेंटेज है हमारा 30.38%। क्वेश्चन है हमारा कि कैलकुलेट द इंपीरिकल फॉर्मूला। कैलकुलेट द इंपीरिकल फॉर्मूला। आइए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जब भी हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सॉल्यूशन के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। किसी भी सवाल के जवाब में जहां हमें इंपीरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना हो, परसेंटेज कंपोजिशन दिया हो, मास दिया हो, तो वहां हम एक टेबल का फॉर्मेशन करेंगे। ध्यान रखेंगे एक चीज का, इस क्वेश्चन में आपको एटम्स का परसेंटेज, एलिमेंट्स का परसेंटेज कंपोजिशन दिया है। हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में आपको यहां परसेंटेज कंपोजिशन ना दे करके इसकी जगह पर आपको मास दिया जाए, तो मास भी देंगे तो भी कैलकुलेशन का तरीका सेम टू सेम होगा। परसेंटेज कंपोजिशन दिया जाएगा तो भी आपका जो तरीका होगा क्वेश्चन के सॉल्यूशन का वो सेम टू सेम रहेगा। तो चाहे मास हो या परसेंटेज कंपोजिशन हो, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई अंतर नहीं होगा। अब सवाल ये कि इसका सॉल्यूशन कैसे करें, तो इसके लिए हम एक टेबल का फॉर्मेशन करेंगे। टेबल क्या होगा, आइए उस टेबल का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारा एलिमेंट कौन कौन सा है। इसके बाद हम उन एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे। जरूरी नहीं है कि आप सिंबल लिखें, एलिमेंट लिखें अलग अलग, आप दोनों में से कोई एक टेबल भी फॉर्म कर सकते हैं, जैसे डायरेक्टली एलिमेंट का सिंबल से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो एलिमेंट लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारा परसेंटेज कंपोजिशन क्या दिया गया है। एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन क्या दिया गया है। थोड़ा सा और इधर से बनाते हैं हम इस टेबल को, क्योंकि लंबा टेबल है इसलिए हम थोड़ा सा और इधर से इस टेबल को स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन यहां से हम शुरू करते हैं। हम यहां लिख लेते हैं अपने एलिमेंट का नाम, यहां हम उस एलिमेंट का सिंबल लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं हम उसका परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन के बाद हम लिखेंगे उन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास। एटॉमिक मास लिखने के बाद हम लिखेंगे उनका नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल के बाद लिखेंगे हम सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो और लास्ट टेबल होगा हमारा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो इतने इसमें सेक्शंस होंगे, इतने इसके अंदर टेबल होंगे। ये पहले हम टेबल फॉर्म कर लेंगे। अब इस टेबल को कैसे फिल करना है वो ध्यान देंगे। एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट है हमारे, तो पहला एलिमेंट है हमारा सोडियम, दूसरा एलिमेंट है हमारा सल्फर और तीसरा एलिमेंट है हमारा ऑक्सीजन। इन तीनों का सिंबल क्या है, तो इनका सिंबल है सोडियम का Na, सल्फर का सिंबल है हमारा S और ऑक्सीजन का सिंबल है हमारा O। इसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन क्या दिया गया है, तो अगर आप क्वेश्चन को देखें तो सोडियम का परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया है 29.11। इसी तरीके से सल्फर का दिया गया है आपको 40.51 और ऑक्सीजन का दिया गया है 30.38। अब इनका एटॉमिक मास लिखना है आपको, तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अब आपको जरूरत पड़ेगी जो स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूला लिखा था नंबर ऑफ मोल का, उस फॉर्मूले की। यहां हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल को, और आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है W/m। आइए देखते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन को हम वेट मानेंगे और एटॉमिक मास हमने ऑलरेडी लिख रखा है। तो नंबर ऑफ मोल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आएंगी 29.11 डिवाइडेड बाई 23। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.266। दूसरा, अगर आप 40.51 और 32 को लेकर के नंबर ऑफ मोल निकालें तो वेट है आपका 40.51,
40.51 और मोलर मास है 32। इसको अगर सिंप्लीफाई आप करते हैं तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.266 की। तीसरा है आपका 30.38 एंड 16, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 30.38 डिवाइडेड बाई 16 तो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 1.5 करके। डिवाइड करेंगे तो 1.5 नहीं बल्कि 1.897 के इक्वल आएगा। अब अगर हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का तरीका यह है कि हम इन तीनों नंबर ऑफ मोल में से जो सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल है उससे बाकी सबको डिवाइड कर देंगे। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सी है? 1.266 है। इससे सबको डिवाइड करेंगे यानी 1.266 डिवाइडेड बाई 1.266 वैल्यू कितनी आएगी? 1। इसी तरीके से हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 1.266 डिवाइडेड बाई 1.266 वैल्यू आएगी 1। अगर हम इसको डिवाइड करें तो 1.897 डिवाइडेड बाई 1.266 सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू आएगी 1.5। यानी हमारा सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का तरीका यह होगा कि हम जो नंबर ऑफ मोल्स आए हुए हैं इनमें से सबसे छोटे नंबर ऑफ मोल से बाकी सभी नंबर ऑफ मोल को डिवाइड कर देंगे। तो इन सभी में सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल है हमारा 1.266, इसी से बाकी सबको डिवाइड कर देंगे। तो इसको खुद से डिवाइड करेंगे तो 1, ये वाली वैल्यू भी उतनी ही है तो इसलिए इसकी भी वैल्यू 1, और यहां 1.897 को अगर 1.266 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.5। तो हमारा जो सिंपलेस्ट रेशियो आया वो 1, 1 और 1.5 आया। अब इसको हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1.5 है, ये 1 है, 1 है। अगर हम सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी वैल्यू नहीं बन सकती है 2, 2 एंड 3। तो ये हमारा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा जहां सोडियम का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है 2, सल्फर का होल नंबर रेशियो है 2 और फिर ऑक्सीजन का होल नंबर रेशियो है 3। तो इस तरीके से अगर हम इंपीरिकल फॉर्मूला इसके बाद लिखते हैं तो इंपीरिकल फॉर्मूला लिखने का हमारा तरीका होगा जितने भी हमारे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आए हैं उनको इन एटम्स के साथ कंबाइन करके मल्टीप्लाई करके लिख देना है, वही हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। यानी सोडियम की संख्या 2 है तो Na2, सल्फर की संख्या 2 है तो S2 और ऑक्सीजन की संख्या है 3 तो O3। यानी ये हमारा आपका इस पर्टिकुलर इनऑर्गेनिक साल्ट का इंपीरिकल फॉर्मूला होगा। ध्यान रखेंगे ये अभी इंपीरिकल फॉर्मूला निकाला गया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निकालने के लिए इसके बाद एक स्टेप और है, हम अगले क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को भी कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल हम यहां कैलकुलेट किए हैं इंपीरिकल फॉर्मूला को। इंपीरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए एलिमेंट और उनका सिंबल लिखेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन लिखेंगे, एटॉमिक मास लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल लिखेंगे वेट अपॉन मोलर मास से, सिंपलेस्ट रेशियो लिखेंगे जिसमें नंबर ऑफ मोल में जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी उससे सबको डिवाइड करेंगे और फिर सिंपलेस्ट रेशियो को सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे और जो वैल्यूज आएंगी उनको उन सिंबल्स के साथ मैचअप करके लिखेंगे। यही हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला होगा। लेकिन अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना होगा तब, तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारा इस पूरा जो डेटा दिया गया है क्वेश्चन में, इस डेटा के अंदर एक वैल्यू और हमें चाहिए और वो है या तो हमें वेपर डेंसिटी दी गई हो या फिर हमें मॉलिक्यूलर मास दिया गया हो। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन जिसमें वेपर डेंसिटी दी गई है और मॉलिक्यूलर मास दिया गया है और उसकी सहायता से हमें इस बार कैलकुलेट करना होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को। आइए लेते हैं क्वेश्चन। हम क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा कि एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन gave the following percentage composition। अब क्या कंपोजिशन है इसके अंदर? तो कार्बन का परसेंटेज है आपका 40.687, हाइड्रोजन का है 5.085 और ऑक्सीजन का है आपका 54.228।
आगे कह रहा है कि द मॉलिक्यूलर मास की बजाय हम लिखते हैं यहां वेपर डेंसिटी। द वेपर डेंसिटी इज 59। आपको पता है कि अगर वेपर डेंसिटी 59 है तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 118। तो हम दोनों को लिख लेते हैं 118। वेपर डेंसिटी 59 और मॉलिक्यूलर मास 118। तो सवाल है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। आइए इसे सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं एलिमेंट को। एलिमेंट लिखने के बाद हम उसका सिंबल लिखते हैं। सिंबल लिखने के बाद हम उसका परसेंटेज कंपोजिशन लिखते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन लिखने के बाद हम उन सभी एटम्स का, एलिमेंट्स का एटॉमिक मास लिखते हैं। फिर हम उसका नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करते हैं, वेट अपॉन मोलर मास। फिर हम उसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं और फिर लास्ट में हम कैलकुलेट करते हैं उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। इतनी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। आइए लेते हैं। एलिमेंट है हमारा कार्बन, दूसरा एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन और तीसरा एलिमेंट है हमारा ऑक्सीजन। ये तीन एलिमेंट्स हैं हमारे पास। आइए लेते हैं इन तीनों के बेसिस पर कैलकुलेशन। सिंबल हो जाएगा हमारा कार्बन का C, हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O। परसेंटेज कंपोजिशन कितना दिया है? तो कार्बन का दिया है 40.687, हाइड्रोजन का दिया है 5.085 और ऑक्सीजन का दिया है 54.228। एटॉमिक मास, तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है अब, वेट बाय मोलर मास। तो वेट परसेंटेज कंपोजिशन को मान लेंगे और एटॉमिक मास हमारे सामने है। तो वैल्यू हो जाएगी क्या? तो वैल्यू हो जाएगी 40.687 डिवाइडेड बाई 12। तो 12 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 3. यहां हम लिख लेते हैं 3.390। ये हमारा कार्बन के लिए वैल्यू हो गई नंबर ऑफ मोल की। अगर हम हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करते हैं तो हाइड्रोजन के लिए 5.085 डिवाइडेड बाई 1, यानी हाइड्रोजन के लिए वैल्यू हो जाएगी 5.085। ये हाइड्रोजन के लिए वैल्यू हो गई। अब अगर हम ऑक्सीजन के लिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी 54.228 डिवाइडेड बाई 16 और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 3.389। ये वैल्यू होगी हमारी। अब क्या करना है? तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। पीछे वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था, पिछले वाले क्वेश्चन में, कि सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं इनमें सबसे जो छोटा नंबर ऑफ मोल है उससे सबको डिवाइड कर दीजिए। तो इसमें सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल कौन सा है? तो सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल आप 3.390, 3.389 ले सकते हैं। अब इसी से सबको डिवाइड कर देना है। तो वैल्यू क्या आएगी? तो वैल्यू आएगी 3.390 डिवाइडेड बाई 3.389, वैल्यू होगी 1। फिर यहां आ जाएगा 5.085 डिवाइडेड बाई 3.389, वैल्यू आएगी 1.5। इसके बाद अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 3.389 डिवाइडेड बाई 3.389 तो वैल्यू आएगी 1। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या हो जाएगा? तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो जाएगा 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। ये हमारा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा। अब क्या करना है? तो अब हमें निकालना है इसका इंपीरिकल फॉर्मूला। तो इंपीरिकल फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, इंपीरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू, हो गया हमारा कार्बन की संख्या है 2 तो C2, हाइड्रोजन की संख्या है 3 माने H3 एंड ऑक्सीजन की संख्या है 2 यानी O2। तो हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया C2H3O2। ये हमारा इस मॉलिक्यूल का इंपीरिकल फॉर्मूला होगा। अब हमें कैलकुलेट करना है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूला में जो रिलेशन है वो रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू
n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। अब सवाल ये कि यहां n का मतलब क्या है, तो यहां जो n दिया गया है इसका मतलब होता है जो हमारा मॉलिक्यूलर मास दिया गया है उस मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर देंगे जो हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला आया है उस इंपीरिकल फॉर्मूला के कंपाउंड के मास से। यानी फिर से समझेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करने का तरीका होगा n इंटू इंपीरिकल फार्मूला, और यहां n क्या है, तो n को कैलकुलेट करने का हमारे पास फार्मूला है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में हमें दे दिया गया है 118, और इंपीरिकल फार्मूला मास यानी जो इंपीरिकल फार्मूला आया है इसका मास कितना होगा। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा दिया गया है मॉलिक्यूलर मास दे दिया गया है 118 डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला का मास। इंपीरिकल फार्मूला क्या है, C2H3O2। इसका मास कितना होगा, तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 16। इन सबको अगर ऐड कर लिया जाए तो 12 इंटू 2 प्लस कार्बन के लिए, हाइड्रोजन के लिए 3 इंटू 1 और ऑक्सीजन के लिए प्लस 16 इंटू 2। जब इस पूरे को सिंप्लीफाई किया जाएगा तो n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 118 डिवाइडेड बाई नीचे वाले को यानी इंपीरिकल फार्मूला के मास को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 59। सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू आ गई हमारी 2, यानी n की वैल्यू हो गई 2। फिर से यहां समझ लेंगे आप कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है n इंटू इंपीरिकल फार्मूला। अब n क्या है, तो n को कैलकुलेट करने का तरीका है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास हमें दिया गया है, इंपीरिकल फार्मूला मास इस इंपीरिकल फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे। इंपीरिकल फार्मूला से कैलकुलेट करने के लिए इसमें मौजूद सभी एटम्स और उनकी संख्या के मास को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो कार्बन का मास होता है 12 इंटू 2 करेंगे, हाइड्रोजन का मास होता है 1 तो 1 इंटू 3 करेंगे, और ऑक्सीजन का मास होता है 16 तो 16 इंटू 2 करेंगे। जब इन सब को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 59। अब 118 को डिवाइड करेंगे 59 से तो वैल्यू आएगी 2, दैट मींस n की वैल्यू हो गई 2। अब क्या करेंगे, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल फार्मूला है, यानी n की जगह पर वैल्यू रख देंगे 2 और फिर इंपीरिकल फार्मूला को रख देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे वही हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। यानी आइए देखते हैं यहां मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला है C2H3O2 यानी 2 इंटू C2H3O2, दैट मीन्स फॉर्मूला हो जाएगा हमारा C4H6O4। ये है हमारा उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो कुल मिलाकर के किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से एटम हैं और कितने कितने एटम हैं, अगर ये रिप्रेजेंट करते हैं तो ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाएगा, जैसे कि ये। और अगर कितने एटम्स के टाइप और साथ ही साथ उनके सिंपलेस्ट रेशियो को अगर हम लिखते हैं तो ये उसका इंपीरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।